Yes dear students, good morning to all of you बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेई नीट और बोर्ड के हिसाब से आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द यूनिट सॉलिड स्टेट. इज इट क्लियर? तो बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ दिस यूनिट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, है ना. तो सॉलिड इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस. हम ये कह सकते हैं एक जनरल चीज कि इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना. ये किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. फिक्स्ड शेप एंड क्या होता है बोलो? फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. और बताइए, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते. कैन बी कंप्रेस्ड और कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. बताइए, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते. कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. क्यों नहीं कंप्रेस कर सकते भाई बताइए? बिकॉज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोस्ट. इसके अंदर जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा होता है. आर मोर. इसकी डेंसिटी कम होती है कि हाई होती है? हाई डेंसिटी. सॉलिड्स सब हाई डेंसिटी. कैन नॉट फ्लो और नॉट फ्लूड. ये फ्लूड नहीं होते, फ्लो नहीं कर सकते. और नॉट फ्लूड. फ्लूड मतलब कैन नॉट फ्लो. ये बह नहीं सकते क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है. तो वी कैन से कैन नॉट फ्लो. कांट फिल द वेसल कंप्लीटली. किसी बर्तन को पूरी तरह से भर नहीं सकते. कांट फिल द वेसल कंप्लीटली. ये किसी भी वेसल को फिलअप नहीं कर सकते. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी सॉलिड. यस बच्चों, नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ सॉलिड्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स कि देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, है ना. अगर कभी ये इन पर हम बेस्ड एक न एक MCQs हमारे पेपर में आते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा. बेसिकली हम ये तो कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी हो सकते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी हो सकते हैं. लेकिन ज़्यादातर बुक्स में इट हैज़ बीन गिवन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना. इसके ऑर्डर को जो बताया गया है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर बताया गया है. लेकिन अगर पेपर में मान लीजिए दोनों आए तो हम दोनों को लगा सकते हैं. लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इनके मॉलिक्यूल का जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी लंबी दूरी तक होता है, इसलिए हम इन्हें लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं. रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ओवर अ लॉन्ग रेंज. लेकिन यहाँ पर जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज में होता है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर वाले, या कभी कभी दोनों कहलाते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, है ना. क्योंकि ज़्यादातर किताबों में लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिया है, लेकिन आपको ये पढ़ना है ये शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं. लेकिन अमॉर्फस जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. डेफिनेट ज्योमेट्री होती है इसकी. अमॉर्फस की डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती. शार्प मेल्टिंग पॉइंट. ऐसे अगर मान लीजिए नमक है, नमक का मेल्टिंग पॉइंट 1020 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 1020 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होगा. यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होते हैं. अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है. कम टेम्परेचर पे और ज़्यादा टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकता है. एनआइसोट्रॉपिक ये जो होते हैं बच्चों, ये इसका पॉइंट मैंने नहीं लिखा, इसका पॉइंट ध्यान नहीं देता हूँ. ये होता है आइसोट्रॉपिक, है ना. ये फोर्थ है. ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं. ये वाले कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक होते हैं. एनआइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है ना. ये आइसोट्रॉपिक होते हैं. इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में सेम होती है. इसमें फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अंडरगो क्लीन क्लीवेज, आसानी से कट जाते हैं. इररेगुलर कट, कहीं से भी कट जाते हैं. डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, गरम एक डेफिनेट हीट देके ही हम इसको मेल्ट कर सकते हैं. डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी इंपॉर्टेंट है. डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, इनका कूलिंग कर्व स्मूथ नहीं होता, इनका कूलिंग कर्व स्मूथ होता है. ये भी इंपॉर्टेंट है. दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स. और इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीडो सॉलिड्स बोलते हैं या सुपर कूल्ड सॉलिड्स बोलते हैं. अमॉर्फस सॉलिड्स को क्या बोलते हैं? सीडो सॉलिड्स बोलते हैं या सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहते हैं. इज इट क्लियर? नाउ इफ यू टॉक ऑफ इट्स एग्जाम्पल, तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एग्जाम्पल देखें तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटास एलम है, एट्सेट्रा. लेकिन अगर हम अमॉर्फस सॉलिड्स की एग्जाम्पल देखें तो रबर हो सकता है, ग्लास हो सकती है, प्लास्टिक हो सकता है, पॉलीमर्स हो सकते हैं,
और भी कई इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एनाइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, डू नॉट हैव स्मूथ कूलिंग कर्व, हैव स्मूथ कूलिंग कर्व। ये इंपॉर्टेंट है कि दे आर कॉल्ड एज ट्रू सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड अमorphous solids are called as pseudo solids or is also called as super cooled solids. Now let us see how many type of crystalline solids are there. What are their constituent particles? कि अगर वो crystalline solid है तो उनके constituent particles कौन कौन से हो सकते हैं, उनको जोड़ने वाली जो बाइंडिंग फोर्स है वो कौन कौन सी हो सकती है, उनका नेचर क्या होता है और उनके क्या क्या एग्जाम्पल है ना। लेट अस सी, वी विल डिस्कस वन बाय वन। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। पहला है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कैटायन से आयनायन से मिलकर बनता है। बेसिकली इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। पॉजिटिव आयंस है तो कैटायंस होंगे, नेगेटिव आयंस है तो आयनायंस होंगे। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को जोड़ने वाली जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। और जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो इनके एग्जांपल है NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड। तो ये पहला हो गया आपका आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड को बच्चों हम इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं। आयनिक सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट सॉलिड। अगला हम लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है जिनसे मिलकर ये बने होते हैं वो होता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को जोड़ने वाली जो फोर्स होती है वो दो में से कोई भी एक हो सकती है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोल सकते हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ये सॉफ्ट होते हैं। इसका एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं ना, आपको याद हो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए आपके पेपर में पूछा गया कि ड्राई आइस किसका एग्जांपल है, तो ड्राई आइस इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या CH4 या SO2, ये सारे के सारे एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। इज इट क्लियर बच्चों, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स दो तरह का हो सकता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपका H2O आइस, बर्फ भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है ना, और अमोनिया भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड है। तो इसके अंदर इस फोर्स के साथ साथ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर इन फोर्स के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है ना। एक और मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्ड भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर फोर्स हो सकती है। जैसे यहाँ पर वाटर और अमोनिया जो है इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की जो फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्स फोर्स भी हो सकती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है ना। वाटर एग्जांपल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और इन दोनों फोर्सेस में HCl, मीथेन और ये हो सकती है। कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड बात एक ही है। ये एटम्स इसकी जिससे बना होता है वो एटम्स होते हैं, इनके कांस्टेंट पार्टिकल, इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं। डायमंड जो कार्बन से बना होता है ना, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ऑल्दो ये हार्ड होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो सॉफ्ट होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं कार्बोरेंडम, SiC, है ना, नोट कर लीजिए कहीं। सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉल्ड कार्बोरेंडम, एंड कार्बोरेंडम विल बी एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये भी कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का होता है। अगला है मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव आयन इन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन C, इनके अंदर जो बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड, और ये हार्ड होते हैं। और जितने भी अलॉयज होते हैं वो बेसिकली मेटेलिक सॉलिड के बने होते हैं। बच्चों, इन विच टाइप क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? फॉर एग्जांपल ड्राई आइस विल बी एन एग्जांपल ऑफ, सो विल से मॉलिक्यूलर सॉलिड। फॉर एग्जांपल डायमंड विल बी एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फॉर एग्जांपल alloy is an example of metallic solids, है ना। तो in this way question can be raised in your examination. In molecular solid, which force is obtained? Any force can be written there. And ice will be an example of molecular solid. Is there any problem, ji? Now we'll discuss some basic things of unit solid. See, in what we will discuss. यहाँ पर बच्चों मैं ये इस तरह से, ये आपको बिल्डिंग में जिस तरह से ब्लॉक्स होते हैं वो मैं पूरे आपको ब्लॉक्स बना के बताता हूँ। और ये जो ब्लॉक्स हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं, मतलब इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ क्यूब। अगर किसी एक ब्लॉक को मैं आपको बाहर निकाल के बताऊँ तो ध्यान दीजिए कि वो ब्लॉक किस तरह से होगा। अगर मैं इसको बाहर निकाल के बताऊँ तो अगर मैं इसको बाहर निकाल के बताऊँ तो ये ब्लॉक इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा ब्लॉक। ब्लॉक विल बी लाइक दिस 1 2,
और ये 3 और ये 4, ये इस तरह से ब्लॉक होगा। और ये जो इनकी पोजीशन दिख रही है, हर पोजीशन पे ये पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। ये 8 कोने होते हैं, आपको मालूम है क्यूब जो होगा, क्यूब के 8 कोने होते हैं। तो ये जो भी पार्टिकल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट, इनको हम बोलते हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिनके मिलकर कोई चीज़ बनी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या आयंस भी हो सकते हैं। तो बच्चों 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पड़े हों, उसे हम क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहते हैं। ये देखिए, इस पूरे को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल, इसका जो एक हिस्सा है ना, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दिस क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। इसकी जो एक यूनिट है उसको हम यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। यूनिट सेल का वो पॉइंट जहां पर कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन रह सकता है, उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स, जहां पर कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन रह सकता है, ठीक है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सेल्स इन 3D मतलब 3 डायमेंशनल, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना, इज कॉल्ड, इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस, है ना। तो ये जो है, ये आपका क्रिस्टल लैटिस है, स्पेस लैटिस है। इस जो, हालांकि ये 1D दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह से है। अगर हम क्रिस्टल लैटिस से, स्पेस लैटिस से एक यूनिट को बाहर निकाल के देखें, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं जी? उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को हम क्या लिख सकते हैं? द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसको हम यूनिट सेल बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको बताया बच्चों कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड व्हाट इज यूनिट लैटिस। अब यूनिट सेल का वो पॉइंट्स जहां जहां पर कोई एटम या मॉलिक्यूल या आयन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट्स। दैट इज कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट्स। क्लियर? चलिए, नाउ लेट अस सी कि यूनिट सेल के अंदर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां जहां पर कोई लैटिस पॉइंट हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये हमारा, आई एम प्रिपेयरिंग यूनिट सेल, ये मैं यूनिट सेल आपको बनाने जा रहा हूँ, है ना। ये यूनिट सेल है, दिस इज यूनिट सेल। ये मैंने आपको यूनिट सेल बनाया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि यूनिट सेल के कितने फेस होंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट सेल के 6 फेसेस होते हैं। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा कमरा है, एक ऊपर नीचे, ये उधर वाला, इधर वाला। तो यूनिट सेल के 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेस। कॉर्नर बताइए कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यूनिट सेल क्या है? क्यूब है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। अगर कोई एजेस की बात करें कि भाई एजेस कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यूनिट सेल के 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं बच्चों? 12 एजेस होते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि भाई यूनिट सेल के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। यूनिट सेल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। यूनिट सेल के कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस होते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि भाई इनके लैटिस पॉइंट्स कहाँ होंगे, लैटिस पॉइंट्स कहाँ होंगे,
लेटिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? प्लेस वेयर कांस्टेंट पार्टिकल में प्रेजेंट। अगर कोई बोले भाई लेटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो वी कैन से प्लेसेस वेयर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं एटम्स, या हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, या हो सकते हैं आयंस में प्रेजेंट। तो जहाँ पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, जो प्रेजेंट हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं भाई? लेट अस सी। कांस्टेंट पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ये देखिए, इनके जो लेटिस पॉइंट्स है बच्चों, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेटिस पॉइंट्स, जहाँ जहाँ पर एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर 1 एट 8 कॉर्नर्स, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहली जो पोजीशन हो सकती है वो हो सकती है एट 8 कॉर्नर्स। आप आंखों से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी पोजीशन हो सकती है एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस। 1 2, देखिए मैं डार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4, है ना, और एक उधर वाले पे, एक इधर वाले पे 5 6। तो दूसरी जो पोजीशन हो सकती है वो ये हो सकती है एट सेंटर एट 8 कॉर्नर्स एट सेंटर ऑफ 6 फेसेस। दूसरी जो पोजीशन होगी वो होगी एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस। ये दूसरी पोजीशन हो गई। तीसरी पोजीशन क्या हो सकती है? एट 12 एजेस। एक एज ये हो गया, दूसरा एट द सेंटर ऑफ 12 एजेस, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया, नवां ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया, 12वां ये हो गया। तो तीसरी जो पोजीशन हो सकती है वो हो सकती है एट द सेंटर ऑफ 12 एजेस, एट द सेंटर ऑफ 12 एजेस। और लास्ट जो पोजीशन है इसकी हो सकती है, ये हो सकती है बीच में एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो चौथी पोजीशन जो हो सकती है वो हो सकती है एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो बच्चों यदि कोई हमसे पूछे कि व्हाट आर द डिफरेंस लेटिस पॉइंट दैट मे बी प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 12 एजेस होते हैं। फिर वो पूछ सकता है कि भाई इसमें लेटिस पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? क्या होता है लेटिस पॉइंट? द प्लेसेस वेयर कांस्टेंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में प्रेजेंट। तो वो किसी भी यूनिट सेल के अंदर वो पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है? 8 कॉर्नर पे हो सकती है, 6 फेसेस के सेंटर पे हो सकती है, 12 एजेस के सेंटर पे हो सकती है, और सेंटर पे हो सकती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चों? नोट डाउन इन योर कॉपी। नाउ लेट अस सी द वैल्यू ऑफ एटम, है ना। हम देखेंगे वैल्यू ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कि किस कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वैल्यू कितनी होती है। वैल्यू ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब यहाँ पर बच्चों ये ध्यान रखो, जो पार्टिकल यूनिट सेल के कॉर्नर पर होता है ना, नंबर 1 वैल्यू ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, नंबर 1 एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, एट कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स होता है उसकी खुद की वैल्यू होती है 1/8। क्यों? कॉर्नर का पार्टिकल 8 से शेयर करता है तो खुद की वैल्यू होती है 1/8। तो ध्यान रखिए, कोई भी जो कॉर्नर पर एटम होगा उसका मल्टीप्लाई आप 1/8 से करोगे। दूसरा, एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल, एट सेंटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के सेंटर पे जो भी पार्टिकल होगा उसकी खुद की वैल्यू 1 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, एट सेंटर ऑफ फेस। कोई भी पार्टिकल यदि सेंटर ऑफ फेस होगा तो उसकी खुद की वैल्यू होगी 1/2। ध्यान रखिएगा। नंबर 4, कांस्टेंट पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एज। 12 एज होते हैं, एज के सेंटर पर जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा उसकी वैल्यू होगी 1/4।
तो बच्चों ये जो वैल्यूज है ये आपको याद रखना है कि यूनिट सेल के कॉर्नर पर कोई एटम होगा, वैल्यू 1/8 होगी, सेंटर पर होगा वैल्यू 1 होगी, सेंटर ऑफ फेस पर होगा वैल्यू 1/2 होगी, सेंटर ऑफ एज पर होगा वैल्यू 1/4 होगी। तभी हम वी कैन डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए नाउ बच्चों लेट अस सी टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, लेट अस सी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल जो होते हैं बच्चों वो दो टाइप के हो सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, पहला होता है जिसे हम बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। और दूसरे जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल्स और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो कोई अगर हमसे पूछे कि तिवारी सर यूनिट सेल्स कितने टाइप के होते हैं, तो हम बोलेंगे दो टाइप के होते हैं, पहला सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और दूसरा सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स क्या होते हैं भाई, पहले हम ये देखें। ये वो यूनिट सेल्स होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आठों कोनों पर प्रेजेंट रहते हैं। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कह सकते हैं कि यहां पर जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे मिलकर ये बनता है, चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। और ध्यान से देखिएगा यूनिट सेल। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं उसका डायग्राम इस तरह से बना सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैं सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्राम बना रहा हूं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कांस्टेंट पार्टिकल्स आठों कोनों पर है। ये हो गया, ये क्या है, लेटिस पॉइंट्स है। तो अगर कोई ऐसा यूनिट सेल हो जिसके कांस्टेंट पार्टिकल्स आठों कोनों पर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये वाला जो हमारा यूनिट सेल होगा बच्चों, इसे हम सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें कितने एटम्स हैं, तो आप बोलोगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं, गलत है, ये तो आपको दिख रहा है। ये पूरे एक लेटिस में होते हैं। तो लेटिस में कैसे निकाल सकते हैं? मान लीजिए किसी ने कहा कि कैलकुलेट दी, यहीं पे किसी ने हमसे आंसर दिया, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, calculate the total number of atoms in simple or primitive unit cell, in simple or primitive unit cell। कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो। तो चलो निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स भाई, देखते हैं। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कहाँ है भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स? एट 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिखेंगे एट 8 कॉर्नर्स, है ना। कितने कॉर्नर्स पर है? 8 कॉर्नर्स पर है। एक कॉर्नर की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 × 1/8, है ना। एट 8 कॉर्नर्स पर है और वैल्यू होगी 1/8। तो 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल, इज इक्वल टू 1। मेरे टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे? 1 होंगे। यदि कोई आपसे पूछे कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी देयर इन सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो हम कहेंगे इट विल बी 1। कि एट 8 कॉर्नर्स 8 होंगे, है ना। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 8 एट 8 कॉर्नर्स। तो 8 आपके होंगे कहाँ? एट 8 होंगे आपके एट 8 कॉर्नर्स, एट 8 कॉर्नर्स होंगे और उनकी वैल्यू होगी 8। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स विल बी 1। तो आपके पेपर में आ सकता है कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं। इसके आठों कॉर्नर पे 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं और उनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने होते हैं। तो हम निकाल सकते हैं कि 8 8 कॉर्नर्स पर है इंटू 1/8, तो टोटल नंबर विल बी 1।
एनी प्रॉब्लम बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों हमारे पास सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जो 3 टाइप के होते हैं, है ना। हमारा अगला है, ये तो पहला था, दूसरा है सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव, सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, सेंटर्ड और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ये 3 टाइप के होते हैं। तीनों में एक एक करके आपको बता रहा हूं। पहला होता है जिसे हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। पहला जो यूनिट सेल होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, देखिए सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, इसकी पहचान क्या है सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव में? एट 8 कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे कॉर्नर्स, प्लस अदर पोजीशन। तो यदि कॉर्नर के साथ साथ, ये आपको दिखेगा नहीं, प्लस अदर पोजीशन, तो यदि कॉर्नर के साथ साथ दूसरी पोजीशन पे भी कांस्टेंट पार्टिकल्स रहते हैं तो हम उसे सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, ना। ध्यान रखना, केवल सेंटर पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे तो हम उसे बोलेंगे आपका पहला वाला कि सिंपल या प्रिमिटिव, और यदि अलग अलग पोजीशन पर होंगे तो हम उसे सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव कहते हैं। 8 कॉर्नर्स के अलावा दूसरी पोजीशन पे। तो पहला इसके अंदर होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, साथ में एक सेंटर पर भी होता है तो हम उसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका मतलब एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स पे तो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, प्लस 1 एट सेंटर, एक सेंटर पे, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में यदि हमसे कोई पूछे कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल्स कहां पर है? एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर्स पर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर की वैल्यू कितनी होती है? 1/8, मैंने आपको लिखवाया था। प्लस एक जो है वो सेंटर पर है, सेंटर की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 8 से 8 कट गया, 8 कॉर्नर पे थे और एक सेंटर का है तो हो जाएगा 1 + 1 = 2। तो यदि कोई आपसे पूछे सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप के होते हैं, तो सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव में जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं BCC। कि BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो आप बोलोगे कि तिवारी सर BCC में जो सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव वाला है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करिए, नोट करिए। अब मान लीजिए इसी में आपको सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव में ही आपसे उन्होंने बोला सेकेंड, दूसरे टाइप का जो होता है उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड, उसे हम बोलते हैं बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों? ये देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि हमारे जो 8 होते हैं वो तो 8 कॉर्नर्स पर होते हैं, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल। फिर से ध्यान दीजिए, ये जो मैं बना रहा हूं मैं कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बना रहा हूं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। साथ में 6 जो होते हैं वो 6 फेसेस पर होते हैं, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में FCC बोलते हैं। यानी यहाँ पोजीशन क्या होती है?
एट सेंटर ऑफ 6 फेसेस और एट 8 कॉर्नर्स, एट 8 कॉर्नर्स। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो 8 कॉर्नर पे तो रहते ही रहते हैं, साथ में 6 फेसेस पर भी रहते हैं। कौन रहता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये जो पोजीशन रहती है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती है, जो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। इस कंडीशन में यदि हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करनी है, देखिए बहुत सारे एटम्स दिख रहे हैं लेकिन इतने होते नहीं हैं, ये कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो 8 कहाँ पर है? एट 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर पर है। कॉर्नर की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 6 कहाँ पर है? एट सेंटर ऑफ 6 फेसेस, एट सेंटर ऑफ 6 फेसेस। फेस की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 8 से 8 कट गया, ये आ गया आपका 1, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 3, 1 + 3 = 4। So total number of atoms present in face centered cubic unit cell will be 4, है ना। पेपर में कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? इट विल बी 4। इज इट क्लियर? चलिए पॉज करिए, नोट करिए। आखिरी है एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड, है ना, FCC हो गया। तीसरा और आखिरी है, तीसरा जो है वो है एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड और साइड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। सेंटर्ड या नॉन प्रिमिटिव 3 टाइप के होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होता है बच्चों? देखिएगा बहुत सिंपल है। एंड सेंटर्ड में ये देखिए, ये मैं यूनिट सेल बना रहा हूं, दिस इज यूनिट सेल। तो 8 कोने पर तो 8 रहेंगे ही रहेंगे, है ना। साथ में 2 जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो किसी भी 2 अपोजिट फेस में आ जाएंगे, या तो इधर या तो इधर या तो इधर। मतलब जो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होंगे, जो आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं, वो कहाँ कहाँ होंगे बोलो? एट 8 कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स पर होंगे, एंड एट एनी 2 अपोजिट एंड्स, एट एनी 2 अपोजिट फेस। कोई भी दो अपोजिट फेसेस पर होंगे, है ना। तो अगर ऐसा है तो वो होगा एंड सेंटर्ड या साइड सेंटर्ड। इस कंडीशन में बच्चों अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 8 एटम्स है हमारे पास, कहाँ पर? एट 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर पर हमारे पास 8 एटम है, इंटू 1/8 प्लस 2 है हमारे पास एट अपोजिट फेसेस, अपोजिट फेसेस। फेस की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो 8 से 8 कट गया, ये आ गया आपका 1, और 2 से 2 कट गया, ये भी आ गया 1। तो 1 + 1 = 2। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये जो हमारा जो पहला सेगमेंट था, इस पहले सेगमेंट्स में आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बताना ज़रूरी था ऑन बोर्ड, तो ये मैंने आपको बोर्ड पर बताया। एंड योर 1 or 2 segments are also there that we'll discuss after this. So stay tuned, and finally we will do MCQs for our competitive examination and it is well needed. लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू बच्चों, पढ़ते रहिएगा।